हाँ तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छ कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? तो वास्तविक संख्या के बारे में। तो आइए देखते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा कि जितनी भी परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या होती है वो सभी मिलकर जो है वास्तविक संख्या बनाती है। तो हमें अगर कोई मान लीजिए परिभाषा पूछे कि बताइए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे? सभी परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे हमें समझना है कि परमेय संख्या आखिर कहते किसको हो। तो याद रखिएगा कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए मेरे पास अगर 2 लिखा है तो हम इसको 2 को 2/1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर मेरे पास 5 लिखा हुआ है तो इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। 2/3 लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q का मान नीचे हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई भी संख्या है तो चल सकता है, लेकिन 0 हमेशा याद रखिएगा कि 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा मेरा पॉइंट है जिसमें हमें काल्पनिक संख्या के बारे में जानना है। तो बाबू आपके सिलेबस में ये नहीं है। ठीक है, काल्पनिक संख्या जब 11th-12th में जाइएगा तब आता है, तो वहाँ पे आप आराम से डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हम बता दे रहे हैं कि काल्पनिक संख्या अगर लिखा रहेगा तो कैसे समझिएगा। तो याद रखिएगा कि रूट के अंदर जो भी संख्या माइनस में लिखा रहेगी, जो भी संख्या किस में रहेगा? माइनस में रहेगा, वो सारा संख्या जो है ना मेरे लिए क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला मेरे पास है कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसका भी परिभाषा देखिए कि जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि जब परमेय संख्या पूछे हमसे तो हम बताएंगे कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q नीचे वाले हर का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। उसी जगह पे अगर मेरे से पूछे कि अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या कहेंगे। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो देखिए रूट 5 को कभी भी आप रूट 5/1 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके जगह पे आप ले सकते हो रूट 3, रूट 7, ये सारा का सारा जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा क्या कहलाएगा? तो अपरमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीज समझ में आ गया। अब देखो इसको एक बार देख लीजिए। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो परिभाषा याद रखिएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलिएगा? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर हमसे जैसे पूछे तो याद रखना जैसे में क्या हो जाएगा? 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटिव तक। अब देखो इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कि गिनती का कभी भी कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है कि बताइए कि दो लगातार प्राकृत संख्या का अंतर कितना होता है। तो आप हमेशा याद रखना कि 2 लगातार प्राकृत संख्या का अंतर जो है हमेशा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दो लगातार प्राकृत संख्या का HCF कितना होगा? क्या? HCF, जिसको अपन लोग बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो HCF अगर आपसे पूछे तो हमेशा याद रखना कि 2 लगातार प्राकृत संख्या जो होगी उसका HCF भी कितना होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो आप
यहाँ तक समझ गए। इसके आगे हम चलते हैं। हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये सब का योग कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अभी मेरे पास जो है ना बहुत ही छोटी सी संख्या है। जब छोटी सी संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से जोड़ सकते हैं। कैसे, तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ तो देखो आप वो जोड़ लोगे, लेकिन कभी कभी क्या करता है, इसी को ज़्यादा करके आपसे पूछेगा। ज़्यादा करके मतलब हुआ आपसे पूछेगा कि बताइए प्रथम, क्या पूछेगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। क्या पूछेगा, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग। तो आपको याद रखना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होती है सिंपल सी कि प्राकृत संख्याओं का योग n बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n × n + 1/2, n × n + 1/2। अब देखिए मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा है, तो बताइए कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी अभी मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास n का मान जो है ना 20 होगा। जहां तक का पूछेगा आप समझ लीजिएगा, मेरे से जहां से तक का पूछ रहा है वो मेरे लिए क्या होगा, n का मान होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करते हैं, n के जगह पे 20 रखते हैं। तो 20 × 20 + 1 क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 2 से काटिएगा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे आप यहाँ पे लिख सकते हो 10 × 21 बटा कितना, सॉरी 10 × 21 ही बचेगा। इसके बाद इसको गुना करिएगा कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। तो ये तो आप अभी जोड़े नहीं हो तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप देखो हमने आपसे पहले ही बोला है कि यहाँ पे ये सब को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूला पे बैठाएं तो मेरा को उसको भी सॉल्व करने पर कितना आएगा, 15 ही आएगा। देखिए आगे हम बैठाते हैं। अभी मेरे लिए कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देख सकते हो कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या यानी n का मान मेरे पास कितना है, 5 है। तो आप लिखिएगा 5 × 5 + 1 बाय कितना, 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6/2। काटिएगा 3 बार में, इतना कितना आ गया, 5 3 जा 15। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम यहाँ से 1 से लेकर 5 तक का लिख कर जोड़े तो भी कितना आया, तो 15 आया। और 1 से सीधे n का मान जो है 5 रख के सॉल्व किए तो भी कितना आया, 15 ही मेरे पास आया है। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आप देखते हैं हम लोग कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखना कि जब गिनती की संख्या को या गिनती की संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि गिनती की संख्या में जब शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा कि जैसे देखिए हम गिनती की संख्या शुरू कर रहे थे कहाँ से, 1 से। तो यहाँ से चलेगा 1 2 3 इस तरह से डैश डैश करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन इसी में हम लोग जो है एक इसकी बढ़ोतरी कर देंगे जिसमें 0 को शामिल कर देंगे। क्या करेंगे, शून्य को सम्मिलित कर देंगे। जब शून्य को सम्मिलित कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा, मेरे लिए पूर्ण संख्या बन जाएगा। जब पूर्ण संख्या बन जाएगा तब देखिए मेरे लिए क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले बोलेगा कि बताइए इन सभी में से पूर्ण संख्या है कौन। तो देखिए जैसे हम अगर लिख दें 5, क्या लिख दें 5 8 0.6 7.5 और पूछेगा हमसे कि बताइए ये सब पूर्ण संख्या है या नहीं। तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि मेरे लिए ये 5 पूर्ण संख्या होगा, 8 भी होगा, 0.5 नहीं होगा, 7.5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हो कि पूर्ण संख्या में जिस तरह से गिनती की संख्या थी ठीक उसी प्रकार से ये भी संख्या होगा। लेकिन यहाँ पे कभी भी दशमलव की संख्या नहीं आएगी। ये इसके लिए यहाँ पे जितना भी दशमलव वाला आपको दिख रहा है ना, ये सब मेरे लिए क्या नहीं होगा, तो मेरे लिए पूर्ण संख्या नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास है क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या मेरे पास 0 आया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, इन्फिनिटिव आएगी, क्योंकि इसकी कोई गिनती नहीं है। जब गिनती नहीं होती है तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सीधे बोल देते हैं इन्फिनिटिव यानी
अनंत तक हो सकता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो आप कहीं भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या क्या है। आपको याद रखना है कि पूर्णांक संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जिसमें सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या में जब शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो देखिए हम परिभाषा लिख रहे हैं कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या में जब शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे तो सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो आपको यहाँ पे एग्जांपल में समझ में आएगा कि देखिए कि यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं -2 -1, उसके बाद 0 आएगा, फिर आगे 1 2 3। अब ऐसा कोई बात नहीं है कि -2 तक ही रहेगा, ये डैश डैश इधर भी बहुत दूर तक जा सकती है और इधर भी बहुत दूर तक जा सकती है। तो आप इधर भी इन्फिनिटिव लगा दो और इधर भी क्या कर दो, इन्फिनिटिव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जब अंत नहीं है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, जब जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम मेरा टॉपिक आएगा, अच्छा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। दूसरा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि हमसे पूछ रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि प्राकृत संख्या की परिभाषा में कि गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप कि यहाँ पे तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या आ जाएगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमने देखा है कि सिर्फ 0 को शामिल कर लेते हैं और बाकी बात सब सेम टू सेम रहता है। तो इसके लिए ये जो है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। अब इसी के जगह पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। तो आपको पता है कि प्राकृत संख्या मेरे लिए शुरू होती है 1 से, जबकि पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ना, आप क्या बोलोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना प्राकृत गिनती की संख्या में या मान लो प्राकृत संख्या में कभी भी 0 नहीं आती है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 आती है। तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे लिए नहीं, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए हम परिभाषा लिख रहे हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगे उसे सम संख्या कहते हैं। यानी आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगेगा, ये सारा मेरे लिए क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे आप एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 डैश डैश, आगे कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परिभाषा में सिर्फ याद रखना है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा मेरे लिए क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो 2 4 6 8 10 इत्यादि, बहुत दूर तक जा सकता है, मतलब आप आगे जाके इन्फिनिटिव ले सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपसे कभी भी परिभाषा नहीं पूछेगा, आपसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि 1 + 2 + सॉरी यहाँ पे पूछेगा कि 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश 20 तक। ठीक है,
यानी 20 तक के सभी संख्याओं का जो है ना आपसे पूछेगा योग, यानी यहाँ तक के सभी संख्याओं को जोड़कर क्या आ गया आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको याद रखना है सूत्र कि सम संख्या को या सम संख्या का योग के लिए फॉर्मूला आता है मेरे पास कि n इंटू एन प्लस वन। क्या आता है? सिंपल सी फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन। यानी जिस तरह से आपको सबसे पहला प्राकृत संख्या में पूछ रहा था तो उसमें हम लोग क्या करते थे n इंटू एन प्लस वन बाई टू, लेकिन सम संख्या जब पूछेगा तो क्या बताइएगा n इंटू एन प्लस वन। बस यहाँ पे अब जिस तरह से वहाँ पे मान होता था जहाँ तक का पूछता था वो मेरे लिए n का मान, ठीक उसी प्रकार से ये देखिए लास्ट कितना पूछा है 20 तक का पूछा है, तो आपको यहाँ पे n का मान कितना रखना पड़ेगा 20 इंटू 20 प्लस 1 यानी 20 इंटू 21, इधर 400 ऐसे गुना करके देख लेते हैं। देख लीजिए 21 गुना 42 यानी 420 आएगा। आपके पास कितना आएगा 420 आएगा। यानी जब आप 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 16 18 इस तरह से कितना तक 20 तक लिखकर जोड़ोगे तब आपके पास मान कितना आएगा, तो आपके पास मान आएगा कितना 420। ठीक है, तो अभी तक तो हम ही बना रहे थे, अब आपको हर चीज़ में जो है ना आपको 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि आप भी बनाकर चेक कर लो। तो आपको बनाना है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या बोल रहे हैं, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या निकालना है, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग। तो आपको क्या करना है, आराम से n के जगह पे क्या रखोगे 30 रखोगे और सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। 30 जब निकल जाए तो आप याद रखना कि प्रथम 50 का भी निकालना है और प्रथम 100 का भी निकालना है। ये तीन आप निकाल लोगे, उसके बाद मेरे ख्याल से आपको कभी भी सम संख्या निकालने में या सम संख्या के योगफल को निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हम लोग चलेंगे विषम संख्या की ओर। कहाँ चलेंगे, विषम संख्या की ओर। तो आपसे सबसे पहले पूछेगा कि बताइए विषम संख्या कहते किसको हैं। क्या पूछेगा, विषम संख्या कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विषम संख्या कहते हैं। अब देखो, जैसे अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो 3 है ये मेरे लिए विषम संख्या होगा, 5 भी होगा, 7 भी होगा। ठीक है, तो ये सब संख्या में जब आप 2 से भाग देने के लिए जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर यानी शेष बच जाएगा। तो जब शेष बच जाए तो समझ लेना ये मेरे लिए क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि n विषम संख्याओं का योग किस प्रकार से निकलता है। तो n विषम संख्याओं का योग के लिए, n विषम संख्या का योग के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सिंपल सी फार्मूला होती है क्या चीज, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि n विषम संख्याओं का योग के लिए, सॉरी यहाँ पे लिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिखते हैं कि n या प्रथम विषम संख्याओं के योग, यानी आपको अगर कोई पूछे कि प्रथम विषम संख्याओं का योग बताइए तो आपको हमेशा फॉर्मूला याद रखना है क्या चीज, n स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला, n स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमसे पूछा कि बताइए 1 + 3 + 5 डैश डैश बताइए कि 11 तक कितना आएगा। ठीक है, यानी 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ इतना अगर मान ले पूछ लिया जाए तो हमें ये सब जोड़कर कितना आएगा। तो आपको याद रखना है कि हमसे जहाँ तक पूछे, प्रथम से पूछा है कितना तक, 11 तक, तो आपको आराम से लास्ट में जहाँ जिसका पूछा है ना बस उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। कितना आएगा, 121 आ जाएगा। इसी के जगह पे पूछ दिया कि बताइए यहाँ से लेकर और 20 तक का कितना आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 20 का स्क्वायर कर देना है, टोटल समझ लेना है कितना आएगा, 400 आएगा। हाईलाइटेड क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछता है, बोलता है कि 1 से लेकर 50 तक का। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो 1 से 50 तक सबसे पहले पूछेगा कितनी विषम संख्या होती है। तो आपको याद रखना है कि 1 से 50 तक टोटल 25 विषम संख्या होती है। ठीक है, 25 जब विषम संख्या होगा तो इसका स्क्वायर करिएगा कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। कितना आएगा, 625 आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए तो आगे देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या देखेंगे, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको परिभाषा जानना पड़ेगा कि जिस संख्या में दो या उससे अधिक संख्या से भाग लगे, नहीं, दो से अधिक संख्या से भाग लगे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि ये भाज्य संख्या क्या, तो जिस संख्या में दो से अधिक संख्या से भाग लग जाएगा वो सब मेरे लिए क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे अगर बात करिएगा तो जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे लिए ये हो जाएगा सबसे पहला संख्या 4, क्या हो जाएगा 4, फिर 6, फिर 8। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो है ना एक से अधिक संख्या से भाग लग रही है। सबसे पहले इसमें तो 1 से लग ही रही है, दूसरी बार इसमें 2 से भी लग रही है, तीसरी बार किससे 4 से भी लग रही है। यानी इसमें जो है टोटल 3 संख्या से भाग लग रही है, जो कि 2 से ज़्यादा है। जब 2 से ज़्यादा है यानी ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए भाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसे देखिएगा तो इसमें देखिए 1 से भी लगेगी, 2 से भी लगेगी, 4 से भी लगेगी और 1 स्वयं से भी लगेगी। तो यहाँ भी देखिए 2 से अधिक हो रहा है ना, तो जितनी भी संख्या में 2 से अधिक से भाग लगेगा वो सब मेरे लिए क्या कहलाएगा, तो वो सब मेरे लिए जो है एक भाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या देखना है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको परिभाषा जानना पड़ेगा कि जिस संख्या में एक या स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे, मतलब एक पहला तो आपको पता है कि हर एक संख्या में जो है ना एक से तो भाग लगेगा ही, लेकिन इसके अलावा जब स्वयं से भाग लग जाएगा तब वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करिएगा तो सबसे पहले संख्या देखिए क्या है, 2 है, दूसरा क्या है तो दूसरा 3 है, तीसरा क्या है तो 5, 7। ये जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हो इसमें या तो 1 से भाग लगेगी नहीं तो स्वयं से भाग लगेगी। आप इसमें भी देखो 3 में भी पहले 1 से लगेगा, फिर 3 से लग जाएगा, फिर 1 से लगेगा, फिर 5 से लगेगा, फिर 1 से लगेगा, फिर 7 से लगेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 9 कौन सी संख्या है, तो आपको याद रखना है 9 मेरे लिए अभाज्य संख्या नहीं होगी बल्कि भाज्य संख्या होगी। कैसे, तो आपको यहाँ देखिए इसमें आपको 3 संख्या से भाग लगेगी। सबसे पहले 1 से तो लग रहा है, फिर 3 से भी लगेगा और 9 से भी लगेगा। तो आपको इसको इसमें शामिल नहीं करके आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा किसमें, भाज्य संख्या में। ठीक है, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अभी तक यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिभाषा जो है आप बोल कर भी लिख सकते हो, बाकी हम लोग बोर्ड पर लिख ही दे रहे हैं, तो आपको कम से कम ये परिभाषा याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने बताया है उससे देखिए अब रिलेटेड क्वेश्चन कितना सारा आता है। चलिए तो आगे देखते हैं कि इस जितना भी आपको टॉपिक हमने पढ़ाया, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, इन सभी से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है कि बताइए 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अंतर हमेशा 1 होती है। कितना होती है, 1 होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत, ठीक है, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मोसो कितना होता है। तो यहाँ भी आपको याद रखना है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का मोसो जो है 1 होगा। यहाँ पे जो ये डैश डैश देख रहे हो ना, जिसका मतलब यही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एक बार जो है ना कोचिंग में पढ़ा रहे थे तो ऐसे ही डैश डैश लिख दिए थे,
तो एक बच्चा ने क्या किया, उतार लिया, ठीक है। और उतारने के बाद उसको पूछे कि ये बताओ क्या है, तो बोला क्या चीज़, सर जी आप ही तो लिखे थे, इसलिए हमने क्या किया, उतार लिया। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम पहले आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना क्रमागत प्राकृत संख्या, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको अगर कोई पूछे तो आप उसे बता सकते हो, ऐसा आप लिखो, कम से कम आपको खुद का अक्षर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है n प्राकृत संख्याओं का योग। तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, यानी जो भी प्राकृत संख्या हमसे पूछेगा कौन सा, तो n प्राकृत संख्या प्रथम होना चाहिए, प्रथम से, तभी आप बना सकते हो। ऐसे प्राकृत संख्या शुरू से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। अब बताइए सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है। तो प्राकृत संख्या में आपको पता है कि हम लोग गिनती की संख्या को शामिल करते हैं नहीं, जबकि यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या की परिभाषा थोड़ी देर पहले बताए थे कि जिस संख्या में शून्य से यानी धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य को शामिल कर लेंगे तब वो क्या बनेगा, पूर्णांक संख्या बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो प्राकृत संख्या पूछ रहा है ये तो 1 से शुरू होती है, तो कभी भी ये नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या लिखोगे, नहीं, नो, ठीक है। दूसरा है कि n सम संख्याओं का योग। अभी तुरंत बताया आपको हम, n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है। तो आपको पता है कि सबसे छोटी सम संख्या मेरे लिए क्या होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सम संख्या 2 से ही तो शुरू होती है ना। आगे सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी विषम संख्या को आपको याद रखना है, सॉरी सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, इन्फिनिटिव हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटिव ये जो है ना विषम संख्या की भी गिनती की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला अगर क्रमागत विषम संख्या 1 आया है तो दूसरा 1 के रख यहाँ पे मिलेगा 3 पे मिलेगा, यानी 1 से 3 पर जाने के लिए मात्र 1 का अंतर होता है। उसी प्रकार से 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसम कितना होगा। तो आपको भी याद रखना है कि मौसम भी कितना होगा, 1 होगा। अगला है कि n विषम संख्या का योग, विषम संख्याओं का योग जब भी निकालना होता है तो हमने आपको पहले बता दिया कि आप n स्क्वायर कर दो। n स्क्वायर जब कर दीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, n विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। इसके आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है। अब अभाज्य संख्या को आपको पता होना चाहिए कि जिस संख्या में 1 और स्वयं से भाग लगेगा वो सब क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि टोटल मेरे पास 15 अभाज्य संख्या आएगी। कितनी आएगी, 15 अभाज्य संख्या आएगी। आगे है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है। तो 1 से 100 के बीच आपको याद रखना है कि टोटल 50 अभाज्य संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है, टोटल 50 नहीं 25, कितना 25 अभाज्य संख्या हो सकती है। कितनी होगी, 25 अभाज्य संख्या हो सकती है। आगे पूछ रहा है कि बताइए 1 क्या है। अब आप सबको पता होना चाहिए 1 क्या होगा। 1 जो है ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, यानी 1 जो है कभी भी ना ही भाज्य संख्या हो सकती है और ना ही अभाज्य संख्या हो सकती है। अगला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे लिए जो है 2 हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मेरे लिए क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने परिभाषा देखा कि जिस संख्या में 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लगेगा वो सब क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या मेरे लिए 4 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 2 होता है, तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, 2 रखोगे। फिर से बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है मेरे लिए कितना होती है, 4 होती है। और फिर बोल रहा है एवं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है, 2 होती है। तो ये दोनों का गुणनफल करिएगा, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। दूसरा सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है।
सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। काटिएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपको हम जितना पढ़ाए हैं उनसे जितना भी क्वेश्चन बनता था हमने सारे को समेट कर और एक जगह करके आपको दे दिए हैं। ठीक है, जलने वालों से एक बात कहनी है, जलने वालों से एक बात कहनी है, जितनी मर्जी जोर लगा लो, जितनी मर्जी जोर लगा लो, हमारी मेहनत हमेशा ऊपर रहनी है, हमारी मेहनत हमेशा ऊपर रहनी है।